इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार अपने सिलेबस को रिड्यूस कर देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 है जो दिया है नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। अब इसका क्या नेसेसिटी है, प्रोटेक्शन सिस्टम क्या जरूरत है। देखो, सबसे बड़ी बात है, जब प्रोटेक्शन सिस्टम है तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो होता है उसमें लॉट ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटर, ये सारे चीज इन्वॉल्व है। और चूंकि बिछा है पावर एडिशन से लेके यूटिलाइजेशन जो कस्टमर एंड तक की, तो उस लाइन पे कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट आता रहता है, या किसी कारण वहाँ एक्सीडेंटल फॉल्ट होता है। एक्सीडेंटल मतलब कोई पेड़ उड़ गिर गया तो तार और टूट जाता है, या तार आपस में सट जाते हैं हाई विंड से। तो इससे वजह से हम लोग क्या करते हैं, सब सारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। और उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हम जो भी डिवाइस लेते हैं वो सारे के सारे डिवाइस इस टॉपिक में कवर होगा, और उस टॉपिक उस सब्जेक्ट में कवर होगा। और उस सब्जेक्ट का नाम है बाबू स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। मीनिंग ये है कि जितने भी डिवाइस, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो कवर होते हैं जिस सब्जेक्ट में, वही सब्जेक्ट का नाम है स्विच गियर प्रोटेक्शन। तो ये स्विच गियर प्रोटेक्शन में जो भी हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि कितने तरह का फॉल्ट होते हैं, मतलब क्या होता है फॉल्ट, कॉज ऑफ फॉल्ट क्या है, ठीक है, क्या कारण होता है फॉल्ट का, टाइप्स ऑफ फॉल्ट कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉल्ट हो गए। इसके बाद शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन होता है, शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन। इससे बाबू हम सर्किट ब्रेकर का रेटिंग डिसाइड करते हैं। इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट से ही याद किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिमेट्रिकल फॉल्ट से निकाला जाता है। सिमेट्रिकल मेथड बोलो, सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलो। इसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना है यूनिट 2 में, वो पढ़ना है सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस। इंटरप्टिंग डिवाइस, देखो सर्किट समझ में आता है। इंटरप्टिंग का मतलब क्या होता है, जो सर्किट में फ्लो ऑफ करंट वो क्या करता है, रोकता है, इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट का मतलब हम लोग के लैंग्वेज में आ रहा हूँ मैं, तो जैसे आप पढ़ते हो और कभी कोई दोस्त फोन करता है तो आपका इंटरप्ट कर दिया कोई पढ़ाई में, आप क्या करते हो, पाई बंद करते हो, किसी काम को बुलाता है फिर चले जाते हो, तो इंटरप्ट, वो इंटरप्ट है। तो सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस में जो होता है बाबू, सबसे पहले हम लोग के पास वहाँ फ्यूज। और फ्यूज में हम लोग का जो फ्यूज था वो था किटकट फ्यूज या रिवायरेबल फ्यूज। ये सबके घरों में दिख जाता है रिवायरेबल फ्यूज। फिर हम लोग सिलेबस में सारे HRC फ्यूज, जिसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल पढ़ना है। नेक्स्ट आता है वो अपने पास आइसोलेटर। आइसोलेटर हमेशा नो लोड पर काम करता है। क्यों नो लोड पर काम करता है इसकी बात हम करेंगे। नो लोड पे ही वर्क करता है, वर्क ऑन नो लोड। नेक्स्ट अपने पास आता है सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर से पहले इसको आता है आर्क फॉर्मेशन, आर्क इंटरप्शन, आर्क एक्सटेंशन। कैसे से आर्क को हटाओगे, मेथड कितने होते हैं, आर्क एक्सटेंशन का मेथड कितने हैं, किस मेथड से, कितने मेथड से इसको हटाया जाता है। नेक्स्ट है आपको वो सर्किट ब्रेकर। तो देखो सर्किट ब्रेकर, फिर सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, आइसोलेटर से जो सब सर्किट इंटरप्टिंग सर्किट वो डिस्कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है बाबू सर्किट ब्रेकर का भी टाइप्स होते हैं। 4 तरह का सर्किट ब्रेकर होता है, ABCB, SF6 जिसे गैस सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। फिर अपने के पास है ऑयल सर्किट ब्रेकर, और लास्ट में अपने पास VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये 4 सर्किट ब्रेकर पढ़ना है। 4 सर्किट ब्रेकर पढ़ने के बाद अपने पास ये 4 सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे हम लोग सर्किट ब्रेकर में। इसके बाद आएगा बाबू रिले। नेक्स्ट यूनिट में सारे रिले है। अब रिले का फंक्शन क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर को देखो, सर्किट ब्रेकर तो कभी फॉल्ट हुआ तो ऑटोमेटिक ओपन तो कराएगा नहीं,
तो इसको ओपन कराने के लिए जो इंफॉर्मेशन पास करेगा, जो इंफॉर्मेशन देगा, वो इंफॉर्मेशन देता है बाबू रिले। रिले क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है, जैसे सेंसर की तरह यूज कर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक सिस्टम में मतलब जैसे सेंसर काम करता है, हम लोग जैसे मोबाइल टच करते हैं तो क्या करता है, मोबाइल टच करते ही मोबाइल में सारे स्क्रीन ऑन हो जाता है। सही, इस सेंसर क्या करता है, कोई फॉल्ट अगर डेवलप हुआ सर्किट में तो ये सेंसर क्या करता है, सेंस करता है। सेंस करने के बाद अगर वो फॉल्ट धीरे धीरे बढ़ते गया तो क्या करेगा, एक कमांड पास करेगा सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर इंटरप्ट कर देता है, मतलब उस फॉल्टी पार्ट को हेल्दी पार्ट से अलग कर देता है। जिससे हमारा पावर सप्लाई क्या होता है, एक लाइन में खत्म हो जाता है लेकिन दूसरी लाइन से बना रहता है, तो इसको हम बोलते हैं रिले। अब रिले होता है बाबू बेसिकली दो तरह का। रिले दो तरह का बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले और इंडक्शन टाइप रिले। अब इंडक्शन टाइप रिले जो है ये अगेन थ्री प्रकार का, कौन कौन देखो, इंडक्शन डिस्क, वाट आवर और इंडक्शन को, ये अपने पास रिले का टाइप होता है। इसी से रिले बनता है बाबू अपने पास डिफरेंशियल टाइप रिले। अब डिफरेंशियल ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल रिले। अब ये इंपॉर्टेंट रिले है, क्यों, क्योंकि ये रिले जनरेटर वाइंडिंग के प्रोटेक्शन में काम आता है, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग प्रोटेक्शन में काम आता है, और ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है देखेंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन भी प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन का भी काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास गैस एक्चुएटेड रिले, गैस एक्चुएटेड रिले। देखो गैस एक्चुएटेड रिले दाबी है, गैस एक्चुएटेड रिले, गैस एक्चुएटेड रिले ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का काम आता है। उसके बाबू ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का काम आता है, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट करता है कैसे, और इस रिले को बोलते हैं बाबू बुकोज रिले। ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बाबू इस पे। बुकोज रिले सबसे पहले गैस एक्चुएटेड रिले होता है, और ये ट्रांसफार्मर का सारे इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्ट करता है। कौन सा बाबू, इंटरनल, और एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको यूनिट प्रोटेक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट प्रोटेक्शन। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। अभी सारे टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग आज स्टार्ट करना है फॉरेन सिस्टम। देखो तो फॉरेन सिस्टम से पहले पावर सिस्टम होता क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे परमानेंट। देखो ये प्रिसाइज या शॉर्ट इंट्रोडक्शन था ओवर सिलेबस। इस सिलेबस में एक टॉपिक और जोड़ा है बाबू, अर्थिंग। अर्थिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, अर्थिंग न्यूट्रल अर्थिंग की जॉब क्यों है, ये अर्थिंग भी जोड़ दिया है। और लास्ट अपना है कॉज ऑफ ओवर वोल्टेज, कि ओवर वोल्टेज का कारण क्या है। ये सारे के सारे हमको यहाँ पढ़ना है, ये सारे स्विच के प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। तो देखो तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले पावर सिस्टम। तो बोला था बाबू an electrical power system is a network of power system, and electrical power system is a network of electrical equipment deployed to transfer, supply, store and utilize the electrical power। इलेक्ट्रिकल पावर जो यूटिलाइज करता है वो नेटवर्क, इस तरह नेटवर्क है जिसमें हम इसी को बोलते हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर। जब मैंने बोला एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट
इसको हम कंपोनेंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिप्लॉयड टू ट्रांसफर, कवर, सप्लाई, कमा, स्टोर एंड यूटिलाइज द इलेक्ट्रिकल पावर, तो हम उसको हम बोलते हैं पावर सिस्टम। अब इसी पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीज़ जरूरी होता है, स्विच का प्रोटेक्शन जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम। अब प्योर सिस्टम जो होता है बाबू, देखो पर सिस्टम होता क्या है, प्योर सिस्टम होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of actual quantity in some unit to the base quantity or reference quantity or rating of the machine in the same unit। जिस यूनिट में एक्चुअल क्वांटिटी होगा उसी यूनिट में ये बेस होगा। इसका मतलब है कि दैट इज मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इन सम यूनिट डिवाइडेड बाय बेस और रेटेड और रेफरेंस क्वांटिटी इन सेम यूनिट। जब यूनिट सेम होगा तो कोई यूनिट होगा नहीं होगा। इसका मतलब है कि पर यूनिट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। तो देखो पर तो कभी डिफाइन किया जाता है, पर बोला जाए कि डिफाइन एज एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू या रेटेड वैल्यू, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पर वैल्यू। अब ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया क्योंकि यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू निकालो, एक्चुअल वैल्यू अगर निकालना हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू, तो क्या आएगा पर यूनिट इनटू बेस वैल्यू या रेटेड वैल्यू या सेम। तो ऐसा करेंगे तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगा। अब आप लोगों को ये, तो हम लोग आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ पर यूनिट सिस्टम। देखो पर सिस्टम का जो एडवांटेज है, सबसे पहला एडवांटेज होता है कि जो ये पावर सिस्टम का कैलकुलेशन होता है वो जो बहुत बड़ा बड़ा होता है उसको सिंप्लीफाई कर देता है। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है इट सिंप्लीफाई द पावर सिस्टम कैलकुलेशन। सेकेंड है कि द करंट इम्पीडेंस रेफर टू आइदर साइड ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज सेम। ट्रांसफार्मर का अगर प्राइमरी इम्पीडेंस और सेकेंडरी इम्पीडेंस निकालोगे तो एक्चुअल वैल्यू से अलग अलग होता है, लेकिन जब करंट वैल्यू निकालोगे तो सेम होता है। अब कैसे होता है आगे इसको आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको प्रूव कर दूंगा। नेक्स्ट अपना होता है कि अवॉइड द discontinuity problem arises due to presence of transformer in power system। कह रहा है कि जो पावर सिस्टम है उसमें ट्रांसफार्मर का प्रेजेंस से एक डिस्कंटिन्यू प्रॉब्लम अराइज होता है, जो क्या करता है पावर सिस्टम में रिप्लेस हो जाता है। कैसे रिप्लेस हो जाता है, तो देखो कैसे पहले होता क्या है, पहले ये देखते हैं क्या मतलब है इसका, जो इसने बोला है इसका क्या मतलब है। देखो अगर हम लोग पावर सिस्टम बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक सिंगल लाइन डायग्राम से बनाते थे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करके बनाऊं तो हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे, इधर आप सोर्स दोगे, इधर लोड होगा, इधर सोर्स और इधर लोड। तो देखो इस साइड प्राइमरी साइड है, अगर इस साइड और इस साइड की बात किया जाए तो ये इम्पीडेंस अलग अलग होता है और ये इसका डिस्कंटिन्यू प्रॉब्लम है। डिस्कंटिन्यू प्रॉब्लम है ना, तो पर सिस्टम में क्या ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ट्रांसफार्मर ऐसा रिप्रेजेंट होता है। ये पर वैल्यू होता है ट्रांसफार्मर का। अब ट्रांस देखो तो इसमें कोई डिस्कंटिन्यू आया नहीं आया, इसका मतलब है कि पर सिस्टम में जब भी हम काम करेंगे तो हम लोग का डिस्कंटिन्यू प्रॉब्लम जो प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफार्मर से आ रहा था क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है द करंट इम्पीडेंस रेफर टू आइदर साइड ऑफ ए 3 फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो,
उसका किसी भी साइड से पॉइंट वैल्यू निकालोगे तो सेम होता है। मैंने लिखा है द पॉइंट इम्पीडेंस रेफर टू आइदर साइड ऑफ ए 3-phase ट्रांसफार्मर इज सेम रिगार्डलेस ऑफ 3-phase कनेक्शन वेदर दे आर डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। किसी भी कनेक्शन उससे मतलब हमको नहीं है। नेक्स्ट होता है कि द चांस ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन लाइन एंड फेज वैल्यू इन अ 3-phase बैलेंस सिस्टम इज रिड्यूस्ड बिकॉज a current phase quantity has the same numerical value as corresponding to current value in 3-phase system। कहने का मतलब है कि जो हम लोग लाइन और फेज का वैल्यू निकालते थे तो फेज लाइन में जो हम लोग रिलेशन देखते थे और √3 का डिफरेंस आता था, तो पर सिस्टम में ऐसा कुछ होता नहीं है। पर सिस्टम में चाहे सिंगल फेज में काम करो चाहे 3 फेज में काम करो उससे वैल्यू रहता है। तो इसलिए चांस ऑफ कन्फ्यूजन को कहाँ कन्वर्ट करना है जो हम लोगों को नहीं है। इसलिए पॉइंट सिस्टम में जब भी हम पॉइंट सिस्टम में वर्क करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सिंगल फेज बेसिस में वर्क कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी मशीन की जो इम्पीडेंस रेटिंग देता है मैन्युफैक्चरर वो हमेशा पॉइंट में मेंशन करता है। किसमें वो, तो मैंने नेक्स्ट लिखा है द इम्पीडेंस ऑफ मशीन आर स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर इन टर्म्स ऑफ पॉइंट वैल्यू। हमेशा मैन्युफैक्चरर पॉइंट वैल्यू में ही स्पेसिफाई करता है। तो ये अपना पॉइंट सिस्टम में कुछ इंट्रोडक्शन रहा। अब पॉइंट सिस्टम से जो दो का फॉर्मूला बनता है, मैंने कितना फॉर्मूला बनता है, 2। अब देखो दो चीज मैंने कहा, अभी इसको रिप्लेस उसको अवॉइड करते हैं हम लोग। देखो कैसे, सबसे पहला होता है डिटर्मिनेशन ऑफ बेस इंपीडेंस। कौन सा इंपीडेंस, बेस इंपीडेंस। हेडिंग को डिटर्मिनेशन ऑफ बेस इंपीडेंस मैं देता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ बेस इंपीडेंस, जेड बेस, बी फॉर बेस, ये बी फॉर बेस। देखो अब हम लोग जानते हैं अगर मैं पहले फॉर सिंगल फेज सिस्टम का निकालते हैं, सिंगल फेज सिस्टम का निकालते हैं। देखो तो हम जानते हैं कि पावर पी 2 भाग में होता है, या तो एमवीए में होगा, ये बी फॉर बेस, या केवीए में होगा। पावर किसमें होता है, एमवीए में या केवीए में। दूसरा वोल्टेज, वोल्टेज किसमें लेते हैं, किलो वोल्ट में, क्योंकि हमारे पावर सिस्टम क्या होता है किलो वोल्ट के रेंज का वोल्टेज। अब देखो अब अगर मैं यहां से निकाल लूं, देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट सिंगल फेज में, दैट इज वी वोल्टेज एंड करंट। अब यहां से अगर करंट निकाला जाए, देखो ध्यान से, तो करंट निकालो तो क्या मिलेगा, देखो तो करंट अगर यहां से निकाला जाए, करंट को मैं आई भी बेस बोल देता हूं, तो क्या मिलेगा, पावर बाई वोल्टेज। बोलो अब पावर को रखेंगे हम एमवीए में, किस में रखेंगे, एमवीए में। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर एमवीए का फॉर्म नहीं मिलता है, इसलिए एमवीए का फॉर्म। और इसको रखेंगे केवी में। अब दोनों में डिफरेंस आएगा वो 1000 का आएगा। बार बार बच्चा बोलता है कि सर 1000 नीचे होगा, बच्चा कंफ्यूज करता है कि 1000 से नीचे होना चाहिए। नहीं, देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि मेरा पावर है 4 MVA, कितना है एमवीए, और वोल्टेज मान लेता हूँ 1 किलो वोल्ट है। कितना वोल्ट, 1 किलो वोल्ट। अब इसको कैलकुलेट करो तो आई भी निकलेगा तो क्या मिलेगा, पावर 4/1 इंटू 1000, कितना आ जाएगा 4000। अब ये फार्मूला से आ गया, लेकिन अब आपको डाउट है सर 1000 क्यों, फिर एक बार देख लेते हैं। तो आप इसे कुछ वर्क करो। देखो आई भी इक्वल टू क्या होता है, पावर बाई वोल्टेज होता है ना, पावर बाई वोल्टेज। पावर कितना है एमवीए में, 4 × 10⁻⁶, और वोल्टेज किसमें है, किलो में, 1 × 10⁻3। ये 3 से 3 कट कितना आएगा, 4000 एम्पियर आएगा, आया ना। देखो तो सेम आएगा नहीं। तो हमने कुछ किया नहीं है, हमने क्या किया, अब पावर के वैल्यू हमेशा रखना, पावर पुट एमवीए में और वोल्टेज पुट केवी में, इंटू 1000 कर दो तो आपको डायरेक्ट ये करंट बेस आ जाएगा। अब करंट बेस आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होता है, इम्पीडेंस इक्वल टू वी बाई आई, वोल्टेज बाई करंट। ये तो होता है बाबू, वोल्टेज बाई करंट। पता है कि नहीं होता है इम्पीडेंस, बोलिए। इम्पीडेंस होता है वोल्टेज बाई करंट। अब वोल्टेज बाई करंट इम्पीडेंस होता है, तो इसको पुट करो। देखो तो जेड बेस, बेस चाहिए ना, देखो अब वोल्टेज किस में, किलो वोल्ट में, पुट कर दिया। अब करंट किस में बाबू, एमवीए अपाई केवी। यस, तो जेड बेस कितना आ जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा ना,
KV स्क्वायर बाई MVA। देखो अब यहाँ किलो 2 पावर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेट कर लिया, खत्म हो जाएगा। आ गया नहीं? अब इसको इजीली वे में हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो अब हम यहाँ समझते हैं पावर स्क्वायर क्या होता है बाबू, V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R, R स्क्वायर टू V स्क्वायर बाई P। अब वोल्टेज आपको किलो वोल्ट में और पावर ऑफ MVA में, और इसको R की जगह पर हम इम्पीडेंस बोल देते हैं। देखो देखो नहीं बढ़िया नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे डायरेक्ट पर काम हो जाएगा। अब मानते हैं इफ एक्चुअल इम्पीडेंस, अब एक्चुअल इम्पीडेंस माना, एक्चुअल इम्पीडेंस इज Z ओम, कितना ओम बाबू, Z ओम, तो पर कितना आएगा, इम्पीडेंस पर वैल्यू कितना आ जाएगा, तो Z पर यूनिट कितना आएगा, अभी बोला था एक्चुअल बाय बेस, एक्चुअल बाय बेस। अब देखो तो एक्चुअल इम्पीडेंस बाय बेस इम्पीडेंस, तो Z पर एक्चुअल कितना माने हो, Z ओम, और बेस इम्पीडेंस कितना है वो, KV स्क्वायर बाय MVA बेस। आया कि नहीं? इसको बेस नाम देते हैं, जिस रेटिंग को निकालोगे ये बेस, ये भी सब बेस बोल दो। तो यहां से देखो ये बनेगा Z पर यूनिट कितना बनेगा, Z ओम यही रह जाएगा, MVA बेस ये ऊपर चला जाएगा, अब बाय KV बेस का स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला है और एक जेबी उता में न्यूमेरिकल भी है। जेबी उता खोलोगे देखिए एक फार्मूला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये सिंगल फेज सिस्टम में था। अब 3 फेज सिस्टम में चलते हैं, हटाओ इसको, चलो। फोर 3 फेज सिस्टम, देखो मैं प्रूफ करूंगा, यहाँ पे दोनों सेम होता है, देखो प्रूफ करूंगा। तो पहले पावर 3 फेज में कैसे लिखोगे, 3 टाइम्स ऑफ पावर सिंगल फेज लिखते हो नहीं, और ये पावर कितना होगा, √3 MVA में हो सकता है या KV बेस में हो सकता है, KVA में हो सकता है। तो देखो पावर 3 फेज जो आप लोग लिखते थे तो क्या लिखते थे, √3 वोल्टेज एंड टू करंट, या √3 टाइम्स ऑफ सिंगल फेज पावर, बोलो देखा ना, V फेज I फेज, कर सकते V फेज I फेज। और हम जानते हैं कि V लाइन वोल्टेज का क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ V फेज और स्टार के लिए, ठीक है। और स्टार सिस्टम की अगर बात किया हो तो थोड़ा सा स्टार सिस्टम थोड़ा डिटेल कर देते हैं, और लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो अभी हमने देखा था कि Z बेस कितना आया था, KV स्क्वायर लाइन बोल देते हैं इसको, अब बाई MVA 3 फेज, बोलिए MVA 3 फेज। अब देखो अब KV लाइन है तो फेज में कन्वर्ट करते हैं, देखो इसको बोलते हैं 3 फेज। तब देखो यार KV लिखोगे तो √3 KV फेज का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय MVA, और सिंगल फेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 इंटू MVA सिंगल फेज, बोलो। अब यहां से देखो Z बस 3 फेज कितना आ जाएगा, 3 KV सिंगल फेज का स्क्वायर बाय 3 MVA सिंगल फेज, 3 कट जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, Z बस सिंगल फेज, मिला कि नहीं मिला। तभी ना जब करंट निकालना है तो इसका मतलब है कि whenever working in per unit, it means we work in single phase सिस्टम। जब भी हम पर सिस्टम में वर्क करते हैं तो इसका मतलब है हम सिंगल फेज सिस्टम में क्या कर रहे हैं,
वर्क करते हैं। ठीक है, हटाओ इसको। तो एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ से नोट रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब अपने पास जो एक दूसरा फॉर्मूला बनता है जिसमें दूसरे लॉट ऑफ न्यूमेरिकल बनते हैं, बाबू दो ही फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है, एक वो और एक फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं। दूसरा फॉर्मूला बनता है कन्वर्जन फ्रॉम जेड पर यूनिट ओल्ड टू जेड पर यूनिट। ये थोड़ा सा अभी समझ नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल पर ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन कैसे होगा देखो। मैं बोलता हूँ लेट द जेड पर यूनिट ओल्ड एट ए गिवन बेस वैल्यू KB old and MBA old, MBA base old of a machine having actual impedance is Z ohm। तो यहां से अगर जेड पॉइंट ओल्ड लिखा जाए ना, देन जेड पॉइंट ओल्ड इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखेंगे बाबू, जेड ओम एक्चुअल अपॉन केवी बेस ओल्ड का स्क्वायर बाय एमवीए बेस ओल्ड। यस, इसको इक्वेशन अगर थोड़ा और कर दो, जेड ओम इनटू एमवीए old by KB base old, equation number 1. Yes, now the Z per unit new at a new base value that is KB base new and MBA base new of the same machine with same actual impedance Z। से देखो अब जेड पॉइंट निकालना है न्यू बेस वैल्यू पे और न्यू के एमबीए बेस पे। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, जेड पर न्यू क्या मिलेगा, जेड सेम हो गया और न्यू पे भी तो न्यू बेस लगोगे यहाँ पे, केवी न्यू का स्क्वायर इनटू एमबीए बेस न्यू। बोलो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखो, अब इक्वेशन 1, अब क्या करना है हम लोग को, अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 2 कितना था, जेड पर यूनिट और डिवाइड बाय इक्वेशन 1 जेड पर यूनिट। इसका देखो जेड पर यूनिट कितना था, जेड ओम केवी बेस न्यू इनटू एमबीए बेस न्यू और डिवाइड बाय जेड ओम केवी बेस ओल्ड इनटू एमबीए बेस ओल्ड। बोलो लिख देंगे, ये मैंने किस लिख दिया, ये न्यू वाले को डिवाइड कर दिया इस वाले से। अब डिवाइड करने से हम लोग क्या करें, देखो तो और डिवाइड करने से क्या मिलेगा, देखो तो ये और ये कट जाएंगे, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बोलिए। अब ये कट गया तो क्या बना, जेड पॉइंट न्यू डिवाइड बाय जेड पॉइंट ओल्ड। थोड़ा स्क्वायरिंग करो, देखो तो एमबीए न्यू बाय एमबीए ओल्ड, एमबीए बेस न्यू बाय
MVA बेस ओल्ड। आज देखो ये 1/kV आई ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा kV बेस ओल्ड बाय kV बेस न्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे लिख देते हैं, एक फॉर्मूला रहेगा। अब यहां से देखो, तो यहां से क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसमें बहुत सारा नंबर पूछा हुआ है और जब का भी है। जेड पर न्यू इक्वल टू जेड पर इंटू ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू बाय MVA बेस ओल्ड इंटू kV बेस ओल्ड बाय kV बेस न्यू का होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला भी देखिए, आपसे व्यक्ति क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आपके ऊपर कैसे रूल पावर को एस से भी लेता है, अपरेंट पावर को एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ फॉर्मूला रहा, अब इसको न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।